हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 3 का यहाँ पे आज का हमारा तीसरा लेक्चर है और इसमें हम देखेंगे कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है। इसके अलावा हम देखेंगे जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या कारण होते हैं और जनसंख्या नियंत्रण के क्या क्या उपाय होते हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कृत्रिम गर्भाधान, जिसको कि हम कृत्रिम वीर्य सेचन भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मतलब जो सेमिनेशन कराएंगे, सीमेन कराएंगे, वो हम आर्टिफिशियल रूप से कराएंगे, कृत्रिम रूप से कराएंगे। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम समझते हैं कृत्रिम गर्भाधान होता क्या है। तो देखिए, कृत्रिम गर्भाधान एक ऐसी विधि होती है, इस विधि के माध्यम से हम क्या करते हैं, हम किसी भी नर के अंदर से कृत्रिम यंत्रों की सहायता से उसके वीर्य को बाहर निकालते हैं। मान लीजिए किसी भी नर का वीर्य है, किसी भी नर का जो वीर्य है, उस नर के वीर्य को हम क्या करते हैं, कृत्रिम यंत्रों की सहायता से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो हम किसी भी नर के वीर्य को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं किसी भी उपकरण या इंस्ट्रूमेंट की सहायता से। तो कई कृत्रिम यंत्रों की सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी मेल के वीर्य को यानी कि सीमेन को हम बाहर निकाल लेते हैं। और बाहर निकालने के पश्चात इसको हम करते क्या है, तो किसी भी फीमेल के यानी किसी भी मादा के जननेंद्रिय में, किसी भी मादा के जननेंद्रिय में, इसको हम मादा के जननेंद्रिय में क्या करा देते हैं, प्रवेश करा देते हैं। क्या करा देते हैं, ये जो हमने नर से वीर्य निकाला है बाहर, इस वीर्य को हम क्या करेंगे, मादा के जननेंद्रिय में प्रवेश करा देंगे। लेकिन कब प्रवेश कराएंगे, तो उचित समय पे और सही जगह पे। पहली चीज क्या याद रखनी है कि उचित समय में प्रवेश कराएंगे, उचित समय में। और दूसरी चीज क्या याद रखनी है, दूसरी चीज ये याद रखनी है कि उचित समय में और सही जगह पर और उचित समय पे। तो सही जगह पर यानी आपको सिंपल सी बात है कि किसी भी नर के अंदर से हमको वीर्य को बाहर निकालना है कृत्रिम यंत्रों की सहायता से। और बाहर निकालने के पश्चात उस वीर्य को हम क्या करेंगे, किसी भी मादा की जननेंद्रिय में प्रवेश करा देंगे, लेकिन उचित समय पे और सही जगह में। इसका मतलब क्या है कि उचित समय और सही जगह में, तो इसका मतलब देखिए क्या होता है। जैसे आप लोग देखे हैं, किसी भी मानव में हमने जब निषेचन देखा है, तो मानव में निषेचन कहाँ होता है, अंडवाहिनी नलिका के अंदर होता है। तो अंडवाहिनी नलिका में जब शुक्राणु और अंडाणु पहुंच जाते हैं तभी तो निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो उसी प्रकार जो हमारी यहाँ पे कोई भी हम फीमेल लेंगे, जैसे मान लीजिए सपोज करिए हम ये कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया किसके अंदर करा रहे हैं, गाय के अंदर। किसके अंदर करा रहे हैं, गाय के अंदर। तो हम क्या करेंगे, किसी भी बैल से क्या करेंगे, वीर्य को एकत्रित करेंगे। जो बैल होगा उस बैल के वीर्य को हम क्या करेंगे, बाहर एकत्रित कर लेंगे। अब बैल के वीर्य को हम बाहर एकत्रित कर लेंगे, उसके पश्चात हम क्या करेंगे, उस बैल के वीर्य को, मतलब बैल का जो वीर्य हम एकत्रित करेंगे बाहर निकाल करके, तो बैल के वीर्य को हम क्या करेंगे, गाय के अंदर प्रवेश करा देंगे। लेकिन गाय के अंदर कहां प्रवेश कराएंगे, तो उचित जगह पे। उचित जगह का मतलब है कि सही जगह पे, जहां पे निषेचन की प्रक्रिया हो सके और जाइगोट बन सके और उसके अलावा भ्रूण वगैरह बन सके। मतलब एक ऐसी जगह में प्रवेश कराएंगे जहां पे निषेचन हो सके अंडाणु और शुक्राणु के मध्य। फिर उसके बाद उचित समय पे तो ठीक है, उचित जगह पे हो गया। अब सही समय पे, सही समय का मतलब क्या है, देखिए हमेशा तो अंडाणु रिलीज होता नहीं है। जैसे आप एज ए ह्यूमन, मानव के अंदर ही आप समझ सकते हैं कि मानव के अंदर जैसे आप देखेंगे हमेशा तो अंडाणु रिलीज नहीं होता है। तो जब अंडाणु रिलीज होगा, ऐसे समय में अगर शुक्राणु मान लीजिए पहुंचता है अंडाणु के पास, तब तो निषेचन हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए शुक्राणु भले ही पहुंच गया लेकिन अंडाणु नहीं आया है अंडवाहिनी नलिका में, तो क्या होगा, निषेचन तो नहीं होगा। तो सेम उसी प्रकार की कहानी है यहाँ पे कि जो हम वीर्य को कहां डाल रहे हैं, किसी भी मादा की जननेंद्रिय में प्रवेश करा रहे हैं। तो प्रवेश तो करा रहे हैं, लेकिन कब प्रवेश कराएंगे, उचित समय पे और सही जगह पे। जब सही जगह में कराएंगे जहां पे निषेचन होने वाला होगा तभी तो निषेचन होगा, और सही समय पे, ऐसे समय में जबकि कि मादा के अंदर का अंडाणु भी रिलीज होगा, उसी समय अगर हम वीर्य को अंदर डालेंगे तो उसमें से जो शुक्राणु होंगे उसको फर्टिलाइज कर देंगे और फिर जाइगोट का निर्माण होगा। तो सिंपल सी बात है, कृत्रिम गर्भाधान का मतलब क्या है कि हम कृत्रिम तरीके से क्या करेंगे, निषेचन कराएंगे यानी कि गर्भाधारण कराएंगे। तो कृत्रिम तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी मान लीजिए अगर गाय के अंदर हमको करना है तो हम किसी बैल के वीर्य को बाहर एकत्रित करेंगे कृत्रिम यंत्रों की सहायता से, और उस वीर्य को हम मादा की जननेंद्रिय में क्या करा देंगे, उचित समय पे और सही जगह में प्रवेश करा देंगे। और उसके
बाद जो गर्भ का धारण होगा और फिर उसके बाद एक शिशु का निर्माण होगा। मतलब ये प्रक्रिया क्या है, कृत्रिम गर्भाधारण। कृत्रिम तरीके से अगर हम गर्भाधारण कराएंगे मतलब आपस में मेल और फीमेल इस विधि में किसी भी प्रकार से नहीं मिलते हैं। तो इस विधि में आपको याद रखना है कि किसी प्रकार से नर व मादा के आपस में मिलने की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि इस विधि में मेल और फीमेल आपस में किसी प्रकार से मिलने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमने किसी भी नर से क्या किया है, कृत्रिम यंत्र की सहायता से ही वीर्य को बाहर निकाल लिया है, और वीर्य को बाहर निकालने के पश्चात हमने क्या किया है, एक मादा की जननेंद्रिय में प्रवेश करा दिया है सही समय पे और उचित जगह पे। तो इससे क्या होगा, निषेचन होगा, फिर जाइगोट बनेगा, और फिर आगे की प्रक्रिया तो आपको पता है, भ्रूण बनेगा, फिर भ्रूण से एक शिशु का निर्माण होगा जो प्रसव की क्रिया के माध्यम से बाहर निकलेगा। अब ये कृत्रिम गर्भाधारण की प्रक्रिया किसी के अंदर भी करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुत्ता है, कुत्ता के अंदर भी इस प्रक्रिया को कराई जा सकती है। तो कुत्ता की जो फीमेल होगी उसके अंदर हम क्या कराएंगे, कुत्ता का वीर्य जो है अंदर प्रवेश करा देंगे। इसके अलावा गाय हो गई, भैंस हो गई, भैंस के अंदर भी ये प्रक्रिया हम अपना सकते हैं। भैंस के अंदर भी ये प्रक्रिया हम अपना सकते हैं। इस कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया का फायदा क्या है, मतलब इसका महत्व अगर हम देखें तो क्या क्या महत्व है। पहला महत्व तो आप ये बता सकते हैं कि इस विधि के माध्यम से किसी भी मेल या फीमेल के अंदर लैंगिक बीमारियों का खतरा नहीं होगा। मतलब लैंगिक बीमारियों का खतरा नहीं होता है किसी प्रकार से जीवों के अंदर होने का। क्यों? क्योंकि जब आपस में मेल और फीमेल मिल ही नहीं रहे हैं इस प्रक्रिया में, तो लैंगिक बीमारियों का खतरा तो होगा ही नहीं ना। तो सीधी सी बात है, पहली इंपॉर्टेंट महत्व या पहला इंपॉर्टेंट लाभ हम क्या बता सकते हैं इस विधि के द्वारा। इस विधि के द्वारा जो पहला इंपॉर्टेंस है वो क्या है कि इस विधि में लैंगिक बीमारियों का खतरा बिल्कुल भी नहीं रहता है, सेक्सुअल डिसीजेज बिल्कुल भी नहीं होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस विधि के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, एक ही नर के वीर्य से, एक ही मान लीजिए हमारे पास नर है तो केवल एक ही नर के वीर्य से हम क्या कर सकते हैं, एक ही नर के वीर्य से हम एक साथ कई सारी मादाओं को गर्भित करा सकते हैं। कई मादाओं को हम क्या कर सकते हैं, कई मादाओं को हम गर्भित करा सकते हैं। मतलब कई मादाओं को गर्भाधारण करा सकते हैं केवल एक नर के वीर्य से ही। तो कई मादाओं को हम क्या करा सकते हैं, गर्भित करा सकते हैं, यानी कि गर्भाधारण करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं? तो मान लीजिए हमने एक बैल के अंदर से वीर्य को बाहर निकाला और इस वीर्य को हमने 3 अलग अलग गाय के अंदर क्या करा दिया, प्रवेश करा दिया। तो उससे क्या होगा कि एक ही समय पे हमने क्या करा दिया, 3 अलग अलग गायों को हमने गर्भित करा दिया, गर्भाधारण करा दिया। तो एक ही समय में हमने देखा कि 3 जो हैं 3 शिशुओं का निर्माण हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इस विधि के माध्यम से हम एक ही नर के वीर्य से कई सारी मादाओं को एक साथ गर्भित करा सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंस इसका क्या बता सकते हैं, तीसरा इंपॉर्टेंस आप क्या बता सकते हैं, ये बता सकते हैं कि इस विधि के द्वारा हम अच्छे किस्म के चयनित नर का या मादा का उत्पन्न कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, मतलब मान लीजिए इसके द्वारा हम अच्छी किस्म की नस्लों को तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत सरलता से। अब देखिए इस विधि में होगा क्या, अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि कोई मजबूत और ताकतवर जो बैल है उसको हमको अगर मान लीजिए उत्पन्न करना है, तो हम क्या करेंगे, कृत्रिम गर्भाधान में किसी ऐसे बैल को लाएंगे जो कि मजबूत, ताकतवर, लंबा चौड़ा बैल होगा। उसके वीर्य को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे और उसके वीर्य को हम फिर क्या करेंगे, किसी गाय के अंदर गर्भित करा देंगे। उसके बाद जो शिशु या बछड़ा जो उत्पन्न होगा वो कैसा होगा, ताकतवर होगा, मजबूत होगा, लंबा चौड़ा वाला होगा। तो सिंपल सी बात है कि इस विधि के द्वारा पहला महत्व क्या है कि लैंगिक बीमारियों का खतरा नहीं होगा, क्योंकि आपस में इस विधि में मेल और फीमेल के मिलने की आवश्यकता ही नहीं होती है। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है कि एक ही नर के वीर्य से हम कई सारी मादाओं को एक साथ गर्भित करा सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंस क्या है कि इसके द्वारा हम अच्छी किस्म के नस्लों को तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत सरलता से। तो सिंपल सी बात है, कृत्रिम गर्भाधान की जब हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि नर से कृत्रिम यंत्रों के द्वारा हम क्या करेंगे, वीर्य को बाहर एकत्रित कर लेते हैं और वीर्य को एकत्रित करने के पश्चात हम क्या करते हैं, उसे स्वच्छता पूर्वक हम किसी भी मादा की जननेंद्रिय में प्रवेश करा देते हैं और इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या, कृत्रिम गर्भाधान या कृत्रिम वीर्य सेचन। इसके अलावा कृत्रिम गर्भाधान का आप महत्व देख सकते हैं। पहला महत्व जो हमने आपको बताया कि कृत्रिम गर्भाधान से लैंगिक बीमारियों का खतरा बिल्कुल भी नहीं होता है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। दूसरा है कि एक नर के वीर्य से हम कई सारी मादाओं को एक साथ गर्भित करा सकते हैं, ये भी हमने आपको बता दिया। तीसरा है कि वंचित नस्ल की प्राप्ति में सरलता होती है, मतलब इसके द्वारा हम एक अच्छी किस्म की नस्ल को तैयार कर सकते हैं। तो ये आपको कृत्रिम गर्भाधान का महत्व यानी कि इंपॉर्टेंस याद रखना है। अब इसके बाद बात करते हैं कृत्रिम गर्भाधान की सीमाएं, मतलब कृत्रिम गर्भाधान की क्या क्या कमियां हैं इसको देख लेते हैं। देखिए पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पशु चिकित्सक या टेक्नीशियन की आवश्यकता होती है। अगर आप चाहें कि नॉर्मल तरीके से आप इस विधि को कर लें तो आपके बस की बात नहीं है। इसके लिए आपको पशु चिकित्सक जो स्पेशलिस्ट होंगे या कि टेक्नीशियन की आवश्यकता आपको पड़ेगी। बिना टेक्नीशियन और
बिना पशु चिकित्सक के आप ये प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं। तो कृत्रिम गर्भाधान की सीमा पहले क्या है कि इसके लिए पशु चिकित्सक या टेक्नीशियन की आवश्यकता होती है। बिना टेक्नीशियन के या पशु चिकित्सक के ये प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। दूसरी देखिए क्या है, दूसरा ये है कि कृत्रिम वीर्य सेचन में विशेष यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। अब इस प्रक्रिया को अपनाते समय कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट यानी कि उपकरण की आवश्यकता पड़ती है। बिना उपकरण की यह प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। आप आसानी से समझ सकते हैं कि अगर किसी भी नर के अंदर से मान लीजिए हमको वीर्य को बाहर निकालना है तो कई सारे उपकरण यानी कि इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, और उसको मादा की जननेंद्रिय में अगर प्रवेश कराना है तो उसके लिए भी कई सारे उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के बिना उपकरण के या बिना विशेष यंत्रों के यह प्रक्रिया नहीं हो सकती। मतलब इस प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट या उपकरण या कई प्रकार के यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। तीसरी इंपॉर्टेंस क्या है कि जरा सी भी अगर असावधानी की जाए तो वीर्य के साथ संक्रामक बीमारी होने का भी खतरा बढ़ जाता है, यानी संक्रामक रोग भी हो सकता है। अगर मान लीजिए जो हमने वीर्य को बाहर निकाला है, अगर हम कई सारे उसमें गलतियां करते हैं, सावधानी नहीं बरतते हैं, तो उससे क्या हो सकता है, वीर्य में संक्रामक रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जो कि किसी भी फीमेल के अंदर भी संक्रामक रोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जरा सी भी अगर असावधानी रखी जाएगी तो वीर्य के साथ संक्रामक बीमारी होने की संभावना भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये जो पूरा का पूरा यहाँ पे कृत्रिम गर्भाधारण है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई कब, 1932 में। कब हुई, 1932 में। और सबसे पहले कहां हुई, तो आपको याद रखना इटली में। कहां हुई, इटली में। और इटली में सबसे पहले ये कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया किसमें की गई थी, तो कुत्ते में की गई थी। किसमें की गई थी, कुत्ते के अंदर ये प्रक्रिया की गई थी। ठीक है। भारत के अंदर यदि हम देखें तो भारत के अंदर आप देखेंगे कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत कब हुई थी, तो 1939 में हुई थी। कब हुई थी, 1939 के अंदर हुई थी। तो ये हुई थी, कहां से शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी मैसूर से। कहां हुई थी, मैसूर से हुई थी। और इसकी शुरुआत भारत में किया था किसने, संपत कुमार ने। किसने किया था, संपत कुमार ने भारत में सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत किया था। कहां से शुरू किया था, मैसूर से किया था। और सबसे पहले इन्होंने किसके अंदर किया था, तो भैंस के अंदर इन्होंने क्या किया था, कृत्रिम गर्भाधान किया था। तो भारत में सबसे पहले भैंस के अंदर कृत्रिम गर्भाधान किया गया। और ओवरऑल अगर हम देखें तो सबसे पहले कुत्ते के अंदर कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया की गई थी। इसके अलावा एक डॉक्टर पी भट्टाचार्य हैं, जिन्होंने भारत में सबसे पहले गाय के अंदर क्या किया, गाय के अंदर कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया को अपनाई। तो इसको भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कृत्रिम गर्भाधान की सीमाएं हैं, शुरुआत आपको याद रखनी है। तो कृत्रिम गर्भाधान क्या है, इसका महत्व क्या क्या होता है, ये आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। और ये हमारा पहला पेज है, इसका तो स्क्रीनशॉट की आवश्यकता नहीं है, तो आप इस पेज के स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके अलावा पूरी सीमाएं देख लीजिए। अब हम बात करते हैं, दूसरा जो क्वेश्चन है आज का हमारा वो है जनसंख्या वृद्धि के कारण। ओवरऑल जो पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रहा है, इसका प्रमुख कारण क्या है, जनसंख्या आखिर बढ़ रही है। जैसे आप भारत में देखेंगे कि अभी भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है और भारत की जनसंख्या चाइना से भी बढ़कर नंबर 1 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है, कई सारे जनसंख्या वृद्धि के कारण हो सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट कारण देखिए क्या है, जन्म दर में वृद्धि। अब जन्म दर का मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए प्रति हजार जनसंख्या में प्रतिवर्ष जन्म लेने वाले जो व्यक्तियों की संख्या होती है उसी को हम कहते हैं जन्म दर। तो सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी स्थान विशेष में जन्म दर बढ़ेगा, मतलब जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या अगर बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कि जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो पहला रीजन है कि जन्म दर में वृद्धि। तो अगर जन्म दर में वृद्धि होगी मतलब सीधी सी बात है कि जनसंख्या में वृद्धि होगी। तो अगर जन्म दर बढ़ेगा, लोगों की संख्या दिन पर दिन बढ़ेगी, ज्यादा लोग पैदा होंगे, जन्म दर अधिक होगा, पैदा होने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी, तो जनसंख्या में जाहिर सी बात है धीरे धीरे वृद्धि होगी। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है अपेक्षाकृत कम या निम्न मृत्यु दर। अब मोर्टिलिटी का मतलब क्या है, मृत्यु दर। मान लीजिए प्रति हजार व्यक्तियों में प्रतिवर्ष जो मरने वाले व्यक्तियों की संख्या होती है उसे हम बोलते हैं मृत्यु दर। तो अब अगर मान लीजिए मृत्यु दर कम होगा, जैसे मान लीजिए प्रतिवर्ष अगर मान लीजिए पैदा हो रहे हैं प्राणी कितने, 1000। अगर 1000 मान लीजिए एक जगह में 1000 व्यक्ति मान लीजिए जन्म ले रहे हैं, किसी भी एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कोई एक तहसील है, उस एक तहसील के अंदर 1000 व्यक्ति जन्म ले रहे हैं हर वर्ष, लेकिन मरने वालों की संख्या कितनी है, केवल 100। कितनी है, केवल 100। तो अगर 1000 व्यक्ति जन्म ले रहे हैं मतलब जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है, ज्यादा है, और मरने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है, कम है। तो जाहिर सी बात है अगर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या में कमी आएगी तो जन्म दर में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो अगर निम्न मृत्यु दर होगा मतलब मृत्यु दर में अगर कमी आ रही है तो जाहिर सी बात है जन्म दर में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो दोनों कारण आपको याद रखना है। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण है क्या है, प्रजनन दर का उच्च होना। अब देखिए प्रजनन दर का उच्च होने का मतलब क्या है, जैसे पहले क्या होता था
कि प्रजनन दर जो है ज्यादा एज में होता था, मतलब 18, 19, 20 साल में। लेकिन आज अगर हम देखें तो प्रजनन दर बढ़कर उच्च हो गया है, मतलब प्रजनन करने की जो क्षमता है किसी फीमेल के अंदर बहुत जल्दी उत्पन्न हो रही है, यानी सिंपल सी बात है बहुत कम एज में उत्पन्न हो रही है। तो अगर प्रजनन दर उच्च होगी तो कम उम्र में ही बच्चा पैदा करने में सक्षम हो जाएगी कोई भी फीमेल, और इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बच्चे जो है पैदा होंगे, तो इससे भी जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। चौथा कारण है आप्रवासन, जिसको हम बोलते हैं इमिग्रेशन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इमिग्रेशन का मतलब देखिए क्या होता है, प्रवासन, आप्रवासन मतलब सपोज करिए एक पर्टिकुलर कोई एरिया है, जैसे मान लीजिए ये पर्टिकुलर कोई एक एरिया है। अब इस एक पर्टिकुलर एरिया में बाहर से मान लीजिए कुछ व्यक्तियों का समूह आता है और यहां पे रहने लगता है, तो इससे क्या होगा, इससे भी जनसंख्या में वृद्धि होगी। अगर मान लीजिए किसी जगह पे 100 लोग रह रहे थे, अब बाहर से आकर के 100 लोग और वहां पे रहने लगे, तो उससे वहां की जनसंख्या में वृद्धि हुई कि नहीं हुई, सिंपल सी बात है। तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं आप्रवासन। आप्रवासन का मतलब क्या होता है कि किसी भी बाहरी क्षेत्र से अगर किसी स्थान विशेष में आकर के कोई जीव रहने लग जाता है तो उसे हम बोलते हैं आप्रवासन। तो आप्रवासन के कारण भी जनसंख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। ये कारण भी आपको याद रखना है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कई सारे दुष्परिणाम हो सकते हैं, हमको पता है। जैसे मान लीजिए यहां पे आप पर्टिकुलर किसी एरिया में 100 लोग रह रहे हैं, वहां रहने की क्षमता कितनी है, 100 लोगों की है। खाना पीना की व्यवस्था कितने लोगों की है, 100 लोगों की है। अब यहां पे अगर 100 लोग और बाहर से आ जाएंगे तो उनकी व्यवस्था तरीके से नहीं हो पाएगी, सिंपल सी बात है, भुखमरी आ जाएगी, बहुत सारी समस्याएं जो है उत्पन्न होगी, है ना। तो ये आप सिंपल सी चीज है कि जनसंख्या में अगर वृद्धि होगी तो इसके बहुत सारे दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। और इसका इंपॉर्टेंट कारण क्या है, मतलब कई सारे कारण तो हमने देखा, अब हम इसको नियंत्रित भी तो कर सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के भी कई सारे उपाय हैं जिनको हम अभी देखेंगे। तो एक आखिरी कारण आप देख लीजिए कि जनसंख्या वृद्धि का एक आखिरी और इंपॉर्टेंट कारण क्या है, निरक्षरता। अगर साक्षरता में कमी होगी तो जाहिर सी बात है, अगर कोई भी व्यक्ति जागरूक नहीं है तो वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पैदा करेंगे। उनको अगर सीमित परिवार का महत्व नहीं समझ आ रहा है तो इस आधार पे बहुत सारे बच्चों को जन्म देते हैं और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि होती है। इसके अलावा सामाजिक कुरीतियां, देखिए समाज में कई सारे ऐसे अंधविश्वास व्याप्त हैं, कई सारे अंधविश्वास है, उसमें से मैं एक आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए क्या मानते थे पहले के लोग कि जो बच्चे होते हैं ये ईश्वर की देन है, तो इस आधार पे उनको लगता था कि बच्चे तो ईश्वर की देन है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पैदा किया जाए। इस आधार पे महिलाएं ज्यादा बच्चों को जन्म देती थी पहले टाइम में। अब हद तक इसमें कुछ ना कुछ सुधार हो रहा है, क्योंकि शासन के द्वारा बहुत सारी योजनाएं बनाई जा रही है। जैसे आप देखेंगे कि अब अगर कोई गवर्नमेंट टीचर है या कि गवर्नमेंट मान लीजिए कोई भी जॉब में व्यक्ति है, तो क्या नियम बनाया गया कि हम दो हमारे दो, मतलब सीधी सी बात है कि अगर 2 बच्चों से ज्यादा अगर उनके बच्चे होंगे तो उनकी नौकरी छीन ली जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, ये भी एक अच्छी योजना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे करने से बच्चा पैदा करने से बचेंगे लोग इससे। तो कई सारी इस प्रकार की योजनाएं तरह तरह की सरकार के द्वारा बनाई जा रही है जिससे कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। तो जनसंख्या वृद्धि के कई सारे अभी आप देखेंगे तकनीकें भी आएगी जिससे जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे हम देखेंगे कि उपाय भी आएंगे जिनके माध्यम से हम जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण बहुत सारे हैं। सबसे पहला है जन्म दर में वृद्धि अगर होगी तो जनसंख्या में वृद्धि होगी, अगर मृत्यु दर में कमी आती है तो भी जनसंख्या में वृद्धि होगी, प्रजनन दर उच्च होता है तो भी जनसंख्या में वृद्धि होती है, आप्रवासन किसी पर्टिकुलर एरिया में बाहर से अगर कोई स्पीसीज आकर के रहने लग जाए तो उससे भी वहां की जनसंख्या में वृद्धि होगी, अगर निरक्षरता है, समाज में सही शिक्षा नहीं मिल रही है लोगों को, तो इससे भी अंधविश्वास वगैरह फैलता है जिससे क्या होता है ज्यादातर बच्चे पैदा होते हैं और जनसंख्या में वृद्धि होती है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप आसानी से देख सकते हैं। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है और नियंत्रण के उपाय। जनसंख्या वृद्धि को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, तो पहला इंपॉर्टेंट कारण है विवाह की आयु को बढ़ाकर। अगर विवाह की आयु को बढ़ा दिया जाए तो कम उम्र में ज्यादा बच्चे पैदा नहीं होंगे और इससे जनसंख्या हद तक क्या होगी, कंट्रोल होगी। सिंपल सी बात है, जैसे अभी आपने देखा था कि किसी महिला की जो न्यूनतम आयु है वो लगभग 18 वर्ष है और जो मेल है मतलब जो नर है उसकी विवाह की न्यूनतम आयु सरकार के द्वारा 21 वर्ष की गई थी। अब इसको बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रही है सरकार की महिलाओं की जो एज है शादी की उसको बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया जाए और जो मेल है इसकी उम्र कितनी कर दी जाए, 24 वर्ष कर दी जाए। तो इस पे अभी सस्पेंशन चल रहा है, शायद योजना बन रही है या कि इसको लागू अभी शायद नहीं किया गया है। तो ये भी बहुत जल्द लागू होगा कि किसी भी महिला की जो न्यूनतम एज है आयु की वो 21 वर्ष करने वाली है सरकार, और इसके अलावा जो मेल है उसकी आयु जो है 24 वर्ष करने वाली है। तो आप ये देखेंगे कि इससे हद तक भी जनसंख्या में क्या आएगी, कमी आएगी। तो पहला चीज क्या है कि आयु, विवाह की जो आयु है इसको अगर बढ़ा दी जाए तो इससे भी जनसंख्या में क्या आएगी, कमी आएगी।
फिर है जन्म दर को कम करके। अगर मान लीजिए जन्म दर को कम किया जाए, जन्म दर का मतलब क्या है, जन्म लेने वाले व्यक्तियों की जो संख्या उसमें अगर थोड़ा बहुत कमी आती है तो उससे क्या होगा, जनसंख्या नियंत्रित होती है। तो अगर लगातार जन्म दर ज्यादा होता है तो जनसंख्या में वृद्धि होती है, अगर जन्म दर को ही थोड़ा कम कर दिया जाए तो इससे जनसंख्या नियंत्रित होगी। तो दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है जन्म दर को कम करके। तीसरा है शिक्षा का प्रसार करके। तो एजुकेशन सबसे बड़ी चीज है, शिक्षा का अगर प्रसार करेंगे लोग ज्यादा जागरूक रहेंगे, उनको सीमित परिवार, कम परिवार का महत्व समझाएं, उनको समझाएं कि ज्यादा बच्चों से कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जनसंख्या वृद्धि हो सकती है, जिससे कई सारे सामाजिक और कई सारे आप देखेंगे कि कुरीतियां के साथ साथ सामाजिक जो है संकट उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे संकट जो है उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए बेरोजगारी हो गई, भुखमरी हो गई, आवास की सुविधा हो गई, तो बहुत प्रकार की जो सुविधाएं हैं उनमें कमी आ सकती है। तो कुल मिलाकर के शिक्षा का प्रसार करके किसी व्यक्ति को उनके छोटे परिवार के महत्व के बारे में समझाया जा सकता है। तो इस प्रकार से जनसंख्या नियंत्रण का उपाय किया जा सकता है। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन देखा। सबसे पहले हमने क्या देखा, कृत्रिम गर्भधारण क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी कृत्रिम तरीके से किसी भी नर से हम वीर्य को बाहर निकालते हैं और उसको उचित समय पे तथा सही जगह में हम मादा की जननेंद्रिय में प्रवेश कराते हैं। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं कृत्रिम गर्भधारण। इस प्रक्रिया में नर और मादा के आपस में मिलने की कोई भी संभावना नहीं रहती है, मतलब कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसके कई सारे महत्व हैं, हमने वो भी आपको करा दिया है। जनसंख्या कैसे नियंत्रित की जा सकती है, इसका उपाय भी हमने आपको करा दिया, और जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या इंपॉर्टेंट कारण है ये भी हमने आपको करा दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर किया करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करें। और आप अगर बायोलॉजी का या कि फिर किसी भी सब्जेक्ट का हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा 96 85 29 91 49, 96 85 29 91 49। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके बाकायदे से हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।